आप कभी किसी हेल्थ स्टोर या सुपरमार्केट के सप्लीमेंट्स वाले सेक्शन में गए? वो जो चमाचमाती बोतलों की पूरी दीवार हो, ऐसा लगता है जैसे सेहत का कोई किला खड़ा। बिल्कुल, उसे वॉल ऑफ वेलनेस कहना गलत नहीं होगा। और हर बोतल पर किसी 6 पैक एब्स वाले मॉडल की तस्वीर, मानो ये गोली खाते आप भी वैसे हो जाएंगे। और उसको देखकर दिमाग में बस यही घूमता है कि ये सब है क्या? क्या ये सुरक्षित है? और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई काम करता भी है या सब मार्केटिंग का खेल है? एग्जैक्टली। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और इस बाजार को एक दायरे में लाने के लिए FSSAI ने, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम बनाए हैं। नाम तो इतना लंबा चौड़ा है कि याद रखना मुश्किल है, तो आसानी के लिए हम इसे FSSAI न्यूट्रल रेगुलेशंस 2022 ही कहेंगे। सही कहा। और आज हमारी चर्चा का मकसद इसी मुश्किल कानूनी भाषा को हर किसी के लिए आसान बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नियम लागू किस पर होते हैं? क्या मेरे किचन में रखी हर चीज पर? इसकी मतलब लक्ष्मण रेखा क्या है? तो FSSAI ने ना ये लक्ष्मण रेखा बहुत साफ खींची है। अच्छा। पहला और सबसे सीधा नियम ये है कि ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर लागू होते हैं जो मुंह से खाए जाते हैं, मतलब जिनका ओरल कंजम्पशन होता है। टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, लिक्विड, ये सब। और जो इंजेक्शन या ड्रिप के जरिए दिए जाते हैं, वो सब बाहर है। वो सब इससे बाहर है। और उम्र का भी एक दायरा है। ये नियम 24 महीने यानी 2 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए नहीं? नहीं, छोटे बच्चों के पोषण के लिए इन्फेंट न्यूट्रिशन के अलग और बहुत ही सख्त नियम हैं। ये तो हुई दायरे के अंदर की बात, लेकिन सबसे बड़ी दीवार कहाँ खड़ी की गई है? मतलब क्या चीजें हैं जो साफ साफ इन नियमों से बाहर है? सबसे बड़ी और मोटी दीवार खींची गई है दवाओं और इन प्रोडक्ट्स के बीच। अच्छा। कोई भी दवा, हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स या नशीले पदार्थ इन नियमों में नहीं आते। वो अलग है। वो सब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आते हैं, जिनकी दुनिया ही अलग है। FSSAI साफ कहता है हम खाने पीने की चीजों के रेगुलेटर हैं, दवाओं के नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। पूछिए। जैसे मेरे किचन में हल्दी का डब्बा रखा है। हाँ। वो तो एक मसाला है, लेकिन बाजार में हल्दी के कैप्सूल भी मिलते हैं। तो इनमें से कौन इन नियमों के अंदर आएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इन नियमों का असली सार छुपा है। आपके किचन की हल्दी एक मसाला है, एक फूड आइटम। वो इन नियमों में नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोई कंपनी उसी हल्दी से उसका सबसे शक्तिशाली बायो एक्टिव कंपाउंड, जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से निकालकर उसे कॉन्सेंट्रेट करती है और एक कैप्सूल में बेचती है, तो वो 100% इन नियमों के दायरे में आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब जैसे ही आपने किसी प्राकृतिक चीज को प्रोसेस करके उसके असर को कई गुना बढ़ा दिया और उसे एक खास मकसद से बेचने लगे, हाँ। तो वो मसाला नहीं रहा, बल्कि एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा। वो अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि शरीर को एक खास फिजियोलॉजिकल बूस्ट देने के लिए है। तो अब वो न्यूट्रास्यूटिकल है। एग्जैक्टली। अब वो एक न्यूट्रास्यूटिकल है और यहीं से FSSAI की गाइडलाइंस लागू हो जाती हैं। समझ गया। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं, इसके लिए मैंने सुना है कि कुछ शेड्यूल्स बनाए गए हैं। ये क्या भला है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इन शेड्यूल्स को FSSAI की स्वीकृत सामग्री की लाइब्रेरी या एक शेफ की पैंट्री की तरह सोच सकते हैं। शेफ की पैंट्री? हाँ। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकती, उसे इसी लाइब्रेरी से सामग्री चुननी होगी। इसमें 4 मुख्य शेड्यूल्स हैं। ओके, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 आपके इसेंशियल्स हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स के वो सभी रूप शामिल हैं जिन्हें FSSAI ने सुरक्षित और असरदार माना है। मतलब वो चीजें जो हम विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं, विटामिन C, आयरन, जिंक, ग्लूकोनेट, ये सब? बिल्कुल, ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। अब शेड्यूल 2 थोड़ा अलग है। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, क्या ये जड़ी बूटियों के बारे में है, जैसे अश्वगंधा या ब्राह्मी? एकदम सही। शेड्यूल 2 द बोटैनिकल्स यानी पौधे और जड़ी बूटियों का सेक्शन है, पर इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? FSSAI ये भी बताता है कि आप किस पौधे का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सुरक्षित डोज कितनी है। अच्छा। जैसे अश्वगंधा की सिर्फ जड़ का पाउडर इस्तेमाल करना है और उसकी मात्रा प्रतिदिन 3 से 6 ग्राम होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से पत्ते या फूल नहीं डाल सकते। ये तो बहुत बारीकी से सोचा गया है।
तो फिर शेड्यूल 3 में क्या है? शेड्यूल 2 में भी तो पौधे हैं, दोनों में फर्क क्या है? यहीं पर हमारा हल्दी और कर्क्यूमिन वाला उदाहरण फिर से काम आता है। हल्दी का पौधा या उसका पाउडर शेड्यूल 2 का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब उससे कर्क्यूमिनॉइड्स का कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो वो शेड्यूल 3 में आता है। अच्छा। तो शेड्यूल 3 में ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स और शुद्ध किए गए मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 या ग्रीन टी से निकाला गया ECGC। गॉट इट। तो शेड्यूल 1 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, शेड्यूल 2 साबुत जड़ी बूटियां और शेड्यूल 3 उन जड़ी बूटियों के सबसे शक्तिशाली हिस्से। अब बचा शेड्यूल 4, ये किसके लिए है? शेड्यूल 4 हमारे पेट के स्वास्थ्य यानी द माइक्रोबायोम के लिए है। गट हेल्थ। जी, गट हेल्थ। इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आते हैं। ये उन सुरक्षित और फायदेमंद बैक्टीरिया और उनके भोजन की लिस्ट है जिन्हें हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस प्रजातियां। वाह। तो ये 4 शेड्यूल्स वो पेंट्री हैं जहां से बनाने वाले अपनी सामग्री चुनते हैं। ये सामग्री की लाइब्रेरी तो समझ आ गई, पर असली खेल तो इस बात का है कि इन चीजों से बनने वाले प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं और उनमें क्या फर्क है ना? बिल्कुल। FSI ने इन्हें 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। जी हाँ, और हर कैटेगरी का अपना मकसद और अपने नियम है। सबसे पहली और आम कैटेगरी है हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये तो हम सब ने सुना है, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर वगैरह। जी। इनका कानूनी मकसद क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट्स का सीधा सा मकसद है पोषण संबंधी कमियों को पूरा करना, टू फिल न्यूट्रिशनल गैप्स। अच्छा। मान लीजिए आपकी डाइट में विटामिन डी या आयरन की कमी है, तो ये प्रोडक्ट्स उस कमी को पूरा करने के लिए है। इनमें शेड्यूल 1, 2 और 4 की सामग्री इस्तेमाल हो सकती है और ये टैबलेट, पाउडर, गमीज, बार्स किसी भी रूप में आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ गड्ढा भरना। अब दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये हेल्थ सप्लीमेंट से कैसे अलग है? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। अगर हेल्थ सप्लीमेंट्स गड्ढा भरते हैं तो न्यूट्रास्यूटिकल्स गाड़ी में टर्बो चार्जर लगाने जैसा है। अच्छा। इनका मकसद सिर्फ कमी पूरा करना नहीं, बल्कि शरीर को एक शारीरिक बढ़ावा या लाभ देना है। To provide a physiological boost. और इसके लिए कोई खास शर्त भी होगी? मतलब कोई प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल कब कहलाता है? हाँ, और ये सबसे जरूरी शर्त है जो दोनों को अलग करती है। एक प्रोडक्ट को न्यूट्रास्यूटिकल कहलाने के लिए उसमें शेड्यूल 3 का कम से कम एक इंग्रेडिएंट होना अनिवार्य है। ओके, शेड्यूल 3 वाला। हाँ, यानी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट या शुद्ध मॉलिक्यूल। हमारा कर्क्यूमिन कैप्सूल या CoQ10 सप्लीमेंट्स इसके क्लासिक उदाहरण हैं। बिना शेड्यूल 3 के कोई प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल नहीं हो सकता। ओके, तो शेड्यूल 3 का इंग्रेडिएंट ही न्यूट्रास्यूटिकल की असली पहचान है। अब तीसरी कैटेगरी विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन यानी FSDU। ये सुनने में काफी स्पेसिफिक लगता है। बिल्कुल। FSDU खास जरूरतों के लिए बनाया गया है, जैसे वजन प्रबंधन या एथलेटिक प्रदर्शन। वेट मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? जी, मील रिप्लेसमेंट शेक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एथलेटिक प्रदर्शन की बात आई तो डोपिंग का खतरा भी आता होगा, उसके लिए कोई नियम है? बहुत जरूरी सवाल है ये। FSSAI ने इसके लिए एक बहुत सख्त नियम बनाया है। FSDU प्रोडक्ट्स में WADA यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए। यह नियम हमारे एथलीट्स को अनजाने में डोपिंग का शिकार होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं चौथी और शायद सबसे संवेदनशील कैटेगरी पर, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए भोजन या FSMP। FSMP उन मरीजों के लिए बनाया गया खाना है जो किसी बीमारी, सर्जरी या मेडिकल कंडीशन की वजह से सामान्य भोजन नहीं खा सकते या पचा सकते। ओके। इन्हें केवल मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी अलर्ट है जिस पर कई कंपनियां गलती कर सकती हैं। ओके, वो क्या? FSMP प्रोडक्ट्स को टैबलेट, पिल्स या कैप्सूल के फॉर्मेट में बनाने की सख्त मनाही है। एक मिनट, क्या? ये बात कुछ समझ नहीं आई। FSMP मरीजों के लिए है और वो अक्सर गोली निगलने में ज्यादा सहज होते हैं, फिर टैबलेट या कैप्सूल पर पाबंदी क्यों? ये तो उल्टा लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका कारण बहुत लॉजिकल है। कैसे? रेगुलेटर्स नहीं चाहते कि मरीज या उनके परिवार वाले इसे गलती से दवाई की गोली समझकर खुद से लेने लगें या डॉक्टर की दी हुई दवा की जगह इसे इस्तेमाल कर लें। अच्छा। ये तो खाना ही है, बस एक खास रूप में।
इसलिए इसे सिर्फ पाउडर, लिक्विड, बार या बिस्किट जैसे फूड फॉर्मेट में ही बेचा जा सकता है, ताकि ये हमेशा खाने की चीज ही लगे, दवा नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मैं हमेशा सोचता था कि ये अजीब क्यों है। मतलब वो इसे खाने की तरह रखना चाहते हैं, दवाई की गोली की तरह नहीं। ये तो सच में एक बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल, और इसीलिए इनके लेबल पर साफ साफ लिखा होना अनिवार्य है, recommended to be used under medical advice only। और हमारी आखिरी 5वीं कैटेगरी है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भोजन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है आंत के स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ को सपोर्ट करना। प्रोबायोटिक यानी जीवित फायदेमंद बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक यानी उन बैक्टीरिया का भोजन। इस कैटेगरी का भी एक बहुत सख्त नियम है। वो क्या है? क्या इसमें भी फॉर्मेट की कोई पाबंदी है? इसमें नियम सामग्री को लेकर है। इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 4 की सामग्री ही इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ शेड्यूल 4? हाँ, आप एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट में विटामिन जो शेड्यूल 1 में है या अश्वगंधा जो शेड्यूल 2 में है नहीं मिला सकते। लेकिन क्यों? एक विटामिन इन्फ्यूज्ड प्रोबायोटिक तो और भी फायदेमंद हो सकता है। आपका सोचना सही है, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से जैसे ही आप उसमें दूसरी कैटेगरी की कोई चीज मिलाते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोबायोटिक फूड की कैटेगरी से बाहर होकर हेल्थ सप्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, कैटेगरी बदल जाएगी? हाँ, FSSAI हर कैटेगरी के पहचान को साफ रखना चाहता है। और हाँ, अगर कोई इन्हें टैबलेट या कैप्सूल फॉर्मेट में बनाना चाहता है तो उसे FSSAI से पहले अनुमति यानी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मान लीजिए मैं एक ग्राहक हूं और स्टोर में खड़ा हूं, प्रोडक्ट बन गया, सही कैटेगरी में आ गया। अब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए लेबल पर क्या देखना चाहिए? लेबल ही उपभोक्ता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 3 चीजें हमेशा देखें। ओके। पहली, कैटेगरी की घोषणा। लेबल पर साफ लिखा होना चाहिए कि ये न्यूट्रासूटिकल है, हेल्थ सप्लीमेंट है या कोई और कैटेगरी है। इससे आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट का मकसद क्या है। ठीक है, पहला तो कैटेगरी हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा है सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल। हर प्रोडक्ट पर ये चेतावनी नॉट फॉर मेडिसिनल यूज यानी औषधीय उपयोग के लिए नहीं लिखना अनिवार्य है, सिवाय FSMP के। हाँ, सिवाय FSMP के। ये एक रिमाइंडर है कि ये सप्लीमेंट्स हैं, बीमारी का इलाज करने वाली दवा नहीं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, सप्लीमेंट स्टोर नहीं। सही बात है। और तीसरी चीज? तीसरी है विशेष सलाह। जैसे हमने FSMP प्रोडक्ट्स की बात की, उन पर चिकित्सीय सलाह के तहत उपयोग करें जैसी चेतावनी लिखी होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट खुद से इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लेबलिंग के अलावा दावों यानी क्लेम्स को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। ब्रांड्स क्या कह सकते हैं और क्या नहीं, इसकी क्या सीमा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। FSSAI ने यहाँ भी एक बहुत बारीक लेकिन मजबूत लाइन खींची है। ब्रांड्स स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम, इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट शरीर के सामान्य स्ट्रक्चर या फंक्शन को कैसे सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए? जैसे कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है या विटामिन C इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ये दावे शरीर के सामान्य कामकाज के बारे में है। और क्या करने की बिल्कुल मनाही है? ब्रांड्स किसी भी तरह का रोग या चिकित्सीय दावा यानी डिजीज और मेडिसिनल क्लेम नहीं कर सकते। मतलब? वो ये कभी नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट फ्लू ठीक करता है, ये गठिया का इलाज करता है या ये डायबिटीज को रिवर्स करता है। ये सब दवाओं के दावे हैं। और अगर कोई कंपनी ऐसा दावा कर दे तो? जैसे ही कोई कंपनी बीमारी ठीक करने का दावा करती है, वो प्रोडक्ट FSSAI के दायरे से निकलकर दवा की श्रेणी में आ जाता है और उसे ड्रग रेगुलेटर यानी CDSCO के नियमों का पालन करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा सख्त हैं। हाँ, और जिनके लिए सालों के क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है। मुझे याद है, इन नियमों से पहले कुछ प्रोडक्ट्स डायबिटीज ठीक करने का दावा करते थे और उनमें बस करेले का पाउडर होता था। अब ऐसा करना नामुमकिन है। वाह, आज की चर्चा से तो जैसे आंखों पर से पर्दा ही हट गया। तो अगर हम इसे समेटें तो उद्यमियों और हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्य सीख क्या है? उद्यमियों के लिए 3 मुख्य बातें हैं। अपनी सामग्री के लिए सही शेड्यूल चुनें, प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त कैटेगरी और फॉर्मेट चुनें और सबसे जरूरी लेबलिंग और दावों के नियमों का सख्ती से पालन करें। जरा सी चूक उन्हें कानूनी मुश्किल में डाल सकती है। और उपभोक्ताओं के लिए?
हमारे लिए 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? उपभोक्ताओं के लिए भी 3 बातें हैं। हमेशा लेबल को ध्यान से पढ़ें, प्रोडक्ट की कैटेगरी को पहचानें ताकि आप समझ सकें कि आप क्या खरीद रहे हैं, और नॉट फॉर मेडिसिनल यूज की चेतावनी को जरूर देखें। यह आपको जागरूक और सुरक्षित रखेगा। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो इन शेड्यूल्स में लिस्टेड नहीं है, लेकिन भारत में जैसे आयुर्वेद में या दादी नानी के नुस्खों में सदियों से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल हो रही है, क्या उसके लिए कोई रास्ता है? ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और नियमों में इसके लिए भी जगह है। इसे हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज? जी, अगर कोई कंपनी ये साबित कर सकती है पुराने ग्रंथों, सरकारी प्रकाशनों या वैज्ञानिक डेटा के जरिए कि कोई जड़ी बूटी भारत में सालों से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल हो रही है, तो उसे मंजूरी मिल सकती है। कमाल है। तो इनोवेशन और परंपरा दोनों के लिए जगह है। आखिर में इन सब का मतलब यही है कि ये नियम हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं ताकि हम बेहतर और सुरक्षित चुनाव कर सकें। बिल्कुल। अंत में बस यही याद रखना है कि सप्लीमेंट्स आपके पोषण में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी डाइट और स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प नहीं है, और वो दवा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा सूचित रहें और स्वस्थ रहें। एकदम। आज की इस गहरी चर्चा से ये तो साफ हो गया है कि एफएसएसआई के ये नियम कैसे उपभोक्ताओं को सुरक्षा और उद्यमियों को एक साफ रास्ता दिखाते हैं।